पिछले पार्ट में हमने जाना इमेजिनेशन ऑफ फ्रेडरिक सोरियो एंड द थॉट ऑफ एंड्रस ट्रेनन के बारे में। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फ्रांस में आवाज़ उठी आज़ादी की, जब रईस लोग लग्जरी में जिया करते थे और कॉमन लोग स्ट्रगल किया करते थे। फिर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ जिसने फ्रांस को बदल के रख दिया। फ्रीडम, इक्वालिटी, ब्रदरहुड, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। बात है 1789 से पहले की। फ्रांस में राजा का शासन हुआ करता था जो एब्सोल्यूट मोनार्ची का पार्ट था। जो वो कहता वही लोगों को मानना पड़ता, सही या गलत। फिर धीरे धीरे लोगों में जज्बा उठा आज़ादी का। फिर 1789 में उन्होंने मोनार्ची को उखाड़ फेंका। उन्होंने साफ कर दिया देश अब राजा का नहीं लोगों का होगा। फिर रेवोल्यूशनरियों ने एक नए नेशन के बारे में सोचा जहां सभी लोगों को एक ही नज़र से देखा जाए। फ्रेंच रेवोल्यूशन सक्सेसफुल होने के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज़ ने कुछ बदलाव किए जिससे नेशन की नींव को और मजबूत किया जा सके। पहला चेंज किया गया, पावर मोनार्ची के हाथों से सिटीजन्स के हाथ में दे दी गई। दूसरा चेंज किया गया, ला पैत्रे मीन्स फादरलैंड एंड द ला सिटियोन मीन्स सिटीजन्स, जिसे सभी को एक समान समझा जा सके। तीसरा चेंज किया, पुराने फ्लैग को हटाकर एक नया ट्राइकलर फ्लैग लाया गया। चौथा चेंज किया, पूरे नेशन में सिर्फ एक लैंग्वेज को रखा गया, फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि वो पेरिस में बोली जाती थी। पांचवा चेंज किया, एक नए नेशनल एंथम को कंपोज किया गया। छठा चेंज किया, स्टेट जनरल को हटाकर एक नई नेशनल असेंबली को सेटअप किया। सातवां चेंज किया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को पूरी तरह से हटा दिया गया जिससे ट्रेड को और इजी बनाया जा सके। नेशनलिज्म का आइडिया सिर्फ फ्रांस तक ही नहीं रहा, धीरे धीरे ये आइडिया पूरे यूरोप तक फैल गया और नेशन के लोग भी सोचने लगे फ्रांस जैसी इक्वलिटी और लिबर्टी हमारे देश में भी होनी चाहिए। फिर क्या था, फ्रांस के रेवोल्यूशनरियों ने फ्रांस आर्मी के साथ धीरे धीरे नेशनलिज्म का आइडिया यूरोप के और देशों में भी पहुंचा दिया, जैसे बेल्जियम, होलैंड, स्विट्ज़रलैंड और इटली। अब ये देखो, ये एक जर्मन एल्मनिक जो 1789 में छपा था, इसमें दिखाया गया है कि कैसे जर्मन के एक राइटर एंडरसन लेबरमन ने बेस्टल के टूटने को फ्रीडम का सिंबल माना था। उसने ये भी कहा था कि पीपल मस्ट डिस्ट्रॉय ओल्ड पावर एंड फ्री देमसेल्व्स। वो भी चाहता था कि एब्सोल्यूट मोनार्ची का अंत हो और लोगों को आज़ादी मिले। अब तक लोग फ्रांस में डेमोक्रेसी से काफ़ी खुश थे, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिनों तक चली नहीं। फिर कहानी में एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट की, जिसको इंग्लिश लोग मजाक में लिटिल बोनी भी कहा करते थे। नेपोलियन बोनापार्टे ने फ्रांस में आते ही कुछ बड़े बदलाव किए। उसने आते ही पहला काम किया, डेमोक्रेसी को हटाकर मोनार्ची को ला फ्रांस पे फिर रख दिया। फिर भी लोग काफ़ी खुश थे उससे, क्योंकि उसके काम काफ़ी अच्छे थे। फिर नेपोलियन 1804 में सिविल कोड लेकर आया, जिसे नेपोलिक कोड भी कहा जाता है। इसमें कुछ बदलाव थे, जैसे कि पहला था इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून सबके लिए बराबर। दूसरा था राइट टू प्रॉपर्टी, यानी हर किसी को अपनी प्रॉपर्टी रखने का अधिकार। तीसरा था फ्यूडरल प्रिविलेजेस को ख़त्म कर दिया, यानी जो अमीर लोगों को बर्थ से स्पेशल राइट्स मिला करते थे उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया, जिससे ट्रेड और बिजनेस पर सारी बंदिशें हट गई। ना ही नहीं, नेपोलियन ने ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव किया, जिससे सामान का या गुड्स का आना जाना आसान हो जाए। और स्टैंडर्ड वेट एंड कॉमन करेंसी को भी यूरोप में लाया, जिसमें जो भी पुरानी करेंसी चलती थी 13+, उन सबको ख़त्म कर दिया। फिर क्या हुआ, अभी तक लोग नेपोलियन से काफ़ी खुश थे। जहां वो जाता, मोनार्ची को हटाकर डेमोक्रेसी को लेके आता। लोग काफ़ी खुश थे उसके सारे कामों से, इस कारण उसे हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी भी कहा जाने लगा था। फिर धीरे धीरे लोगों को समझ आया नेपोलियन जो काम कर रहा है
वो लोगों के लिए नहीं, सिर्फ अपने शासन को बढ़ाने के लिए कर रहा है। यहाँ से नेपोलियन का पतन होना शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे यूरोप के लोगों में भी नेपोलियन को लेकर नाराज़गी बढ़ गई, जिसको हम इस इमेज से देख सकते हैं, ट्री ऑफ लिबर्टी। इस पिक्चर को देखो, इसमें एक फ्रांस सोल्जर जर्मनी में ट्री लिबर्टी लगा रहा है। ये ट्री फ्रीडम का सिंबल था, लेकिन जर्मन लोगों ने इसको फ्रांस कंट्रोल का सिंबल माना। इसकी प्लेट पे एक बात लिखी हुई है, टेक फ्रीडम एंड इक्वलिटी फ्रॉम अस, द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी। अब ये है कि जर्मन लोग फ्रेंच रूलर को हाइपोक्रिटिकल समझते थे, यानी वो कहते कुछ थे करते कुछ थे, जिसके कारण यूरोप में लोगों के अंदर और भी डिसअपॉइंटमेंट नेपोलियन और उसकी आर्मी को लेकर बढ़ने लगी। और नेपोलियन कोड में कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, जैसे कि टैक्सेस को बहुत हाई कर दिया गया, लोगों पर सेंसरशिप लगा दी गई, यानी वो अपनी मर्ज़ी से कुछ बोल भी नहीं सकते थे। लोगों को फोर्स कॉन्सेप्शन में भर्ती किया जाने लगा, जिसके कारण ज़बरदस्ती उन्हें आर्मी में भर्ती किया जाने लगा, और लोगों को कोई पॉलिटिकल राइट भी नहीं मिला। इसके कारण लोगों को ये फ्रीडम नहीं, एक ऑपरेशन की तरह दिखाई दिया, जिसमें बहुत ज़्यादा जुल्म था लोगों को लेकर। अभी फ़िलहाल के लिए हम ये कहानी यहीं रोकते हैं। अगले पार्ट में हम जानेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, किस तरह से न्यू मिडिल क्लास का यूरोप में जन्म हुआ, कैसे यूरोप कंजर्वेटिज्म की आइडियोलॉजी में फंस गया, कैसे रेवोल्यूशनरीज ने फिर भी हार नहीं मानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यू हैव अ ग्रेट डे।